ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो अपने फादर की डेथ के सीक्रेट को जानने के लिए गॉडहुड तक पहुंच गया, मगर वो गॉड बन पाता इससे पहले ही उसे उसके कॉमरेड ने बिट्रे कर दिया एंड देन वो रिटर्न होता है उसके पास्ट में। तो उसकी ये जर्नी हम साथ में एंजॉय करेंगे। तो चलो हमारी कहानी को शुरू करते हैं। इस दुनिया के सारे पावरफुल बीइंग्स सबसे ज्यादा डिजायर करते हैं तो हाउंस की, एंड फाइनल गेटवे के थ्रू यहाँ पर गॉड बना जा सकता है। द फाइनल गेटवे एक ऐसा ट्रायल है जिसमें उन्हें 100 बिलियन वोल्ट की थंडर को झेलना होता है, एंड जो बीइंग्स डिवाइन लेवल के पावर को पोजेस करते हैं सिर्फ वही इसे सक्सेड कर पाते हैं। एंड वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर ये ट्रायल दे रहा था, जो कि कह रहा था कि फाइनल में यहाँ पर पहुंच गया, बस एक बार मुझे इसे पास करना है एंड उसके बाद मैं बन जाऊंगा गॉड एंड इस दुनिया के टॉप पे पहुंच जाऊंगा। एंड ये है स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर जो कि हाउंस पे रूल करता है, रे। एंड वो भी गॉड बनने के फाइनल ट्रायल में, एंड उसे भी कोई नजर रख रहा था जो कि कह रहा था, रे तुम फाइनल गेटवे को सीधा चैलेंज दे रहे हो एंड तुम्हें कभी लगा भी नहीं होगा कि मैं वैल्यू ऑफ वर्ल्ड्स पे छुप के तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। एंड ये है वॉइस मास्टर अनुत जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर जिस स्टेट में है वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है एंड इसी का फायदा अनुत उठाना चाहता है। एंड उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है एंड तुरंत बाद वो उस पर अटैक कर देता है एंड उसकी शॉट उसके सीधा चेस्ट में घोंप देता है एंड उससे कहता है, अगर तुम एक बार मर गए तो उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट हाउंड मैं ही होऊंगा। एंड अपने मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर किसने मारा है, एंड जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये अनुत हो सकता है। तो उससे पूछता है कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब अनुत उससे कहता है, तुम्हारे चेहरे की ओर देख के ऐसा नहीं लगता कि तुमने ये कभी एक्सपेक्ट भी किया होगा, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। तब रे कहता है, क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया था। क्या तुम वॉइस मास्टर पोजीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं थे? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। एंड तब अनुत रे का गला पकड़ते हुए कहता है, तुम तुम्हारे कोर सोल के कारण स्ट्रॉन्गर हो, ना कि तुम्हारे स्किल की वजह से, और तुम्हारे जैसा कचरा सोच भी कैसा सकता है कि तुम मास्टर हो। एंड उसके चेस्ट में हाथ डालते हुए कहता है, अब तुम शांति से मर सकते हो एंड तुम्हारा हाउंड मेरी केयर में रहेगा। एंड वो उसका सोल कोर बाहर निकलता है एंड उससे कहता है कि अब से इस हाउंड का मास्टर मैं हूँ। एंड रे उससे दर्द में कहता है, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। एंड तभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा थंडर पड़ती है एंड अनुत को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, मगर रे अपने मन में कहता है, मैं गॉड बनने के बहुत ज्यादा ही क्लोज था एंड मैं अपना रिवेंज भी नहीं ले सका, बट मैं अभी बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ हूँ एंड मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए थी एंड मैं उस कमीने को कभी भी माफ नहीं करूंगा। अनुत तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे खून का एक कतरा कतरा बाहर निकालूंगा। मगर अगले ही सीन में वो अपने आप को कहीं और पाता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे है एंड उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। मगर उसी के सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि उससे कह रहा था, कैंग ताइवुक कमीने जल्दी खड़ा हो जा, क्या ये मर गया? ओह जरा देखो तो क्या ये मर गया। एंड वो बंदा उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, हे तुम कैंग ताइवुक, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना क्यों नहीं आता? अगर तुम्हें जल्दी से मरना है तो मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम पर यह भी फेवर कर दूंगा। एंड उसके पीछे खड़े हुए लोग कह रहे थे कि ये फिर से कैंग ताइवुक को बुली कर रहा है, आखिर कितने बार ये करने वाला है, अब की बार तो इसे मार के ही रहेगा। एंड वो कैंग ताइवुक उसे पता है कि वो वीक है, फिर भी वो चोही को क्यों प्रोवोक करता है एंड चोही उस पर एक पंच करता है, मगर रे अपने हाथों से उसके पंच को पकड़ लेता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंड तुम हो कौन जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एंड चोही का हाथ ही तोड़ देता है जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होता है एंड रे उसे पीछे फेंक देता है। एंड बाकी के स्टूडेंट्स कह रहे थे, ए क्या तुमने देखा, कैंग ताइवुक ने उसे एक ही पंच में डाउन कर दिया, क्या ये कमीना वही कैंग ताइवुक है जो कि वीक हुआ करता था। एंड तब रे पीछे मुड़ के देखता है, तब उसे पीछे मोटा बंदा दिखता है जिससे कि उन्होंने बहुत मारा था, जो कि रे से कह रहा था, हे कैंग ताइवुक जल्दी से उसे माफी मांगो यार, वरना तुम बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ जाओगे। एंड अपना रे मन में सोचता है, क्या ये बंदा जे डूइंग की तरह नहीं लग रहा है? अगर मैं ठीक से सोचूं, जब मैं अर्थ पे था तब ये मेरे साथ ही हाई स्कूल में पढ़ता था। वेट, मुझे अब ये मत बताना कि मैं फिर से हाई स्कूल डेज में वापस आया हूँ, एंड वो भी पास्ट में, मेरे हाई स्कूल के दिन। ये वही साल है जब मेरे फादर की सडनली मौत हो गई एंड तभी से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई एंड तभी से मैं पुलिस से ह्यूमिलेट होता गया एंड तभी से मैंने मास्टर ऑफ हाउंड बनने की ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। अगर तब मैं लकी ना होता तो तब मैं अपनी लाइफ में एक लूजर होता
एंड यहाँ पर सभी ह्यूमंस अपनी इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ के साथ जन्म लेते हैं, मगर प्रैक्टिशनर्स ज़्यादा जन्म नहीं लेते। इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ इसे लोग माना, ऑरा एंड इटर्नल फोर्स कहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद अर्थ के लोगों ने अपने ट्रेनिंग सिस्टम को 2 ब्रांचेस में बांट दिया। पहली ब्रांच यानी कि मेडिकल टेक्निक्स एंड दूसरी जो कि बेस है मार्शल आर्ट टेक्निक्स पर। एंड यही लोग डॉक्टर और मार्शल आर्टिस्ट बनते हैं एंड ये सभी प्रैक्टिशनर के ऊपर ही बेस होते हैं। एंड इसमें एलिमेंट्स क्रूशियल बनते हैं। विल्डर्स जो कि वाटर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं वो वाटर क्लास में होते हैं। विल्डर्स जो कि फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं वो फायर क्लास में होते हैं। एंड विल्डर्स जो कि लाइटनिंग को यूज कर सकते हैं वो लाइटनिंग क्लास में होते हैं। एंड उनके स्किल्स के हिसाब से उन्हें लेवल में डिवाइड किया गया है, यानी कि 1 स्टार से लेकर 12 स्टार्स तक। एंड हायर लेवल तक पहुंचने के लिए वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, मगर मैं ऐसे कोर के साथ पैदा हुआ था जिसके कारण मैं मार्शल आर्ट और मेडिकल को सीख सकता था। एंड इसी के कारण मैं गेटवे के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा एंड ऑलमोस्ट गॉड बन ही गया था। एंड प्रोबेबली मैंने उसे एक मौका दिया था अपने कोर तक पहुंचने के लिए, मगर इस बार फिर से मुझे गॉड बनने का चांस मिला है तो मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं ऑरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ एंड मेरा कोर सोल भी सील्ड है, तो अब जल्द से जल्द मुझे अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा एंड अपने कोर सोल के सील को भी रिलीज करना होगा। एंड ये चांस मुझे मिला है तो मैं अपने फादर के डेथ के बारे में सीक्रेट्स को ढूंढूंगा एंड मैं अपना रिवेंज लूंगा एंड उस कमीने से भी जिसने मेरे दिल में छेद किया था। अनु तुम बस मेरा वेट करो, मैं पक्का एक गॉड बनूंगा और तुम्हें वो पनिशमेंट दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। एंड पीछे चाही संग उसे गालियां दे रहा था एंड रे अपने मन में सोच रहा था चोही संग इसने मेरी पास्ट लाइफ पूरी तरह से बर्बाद की थी। एंड वो फैटी को अपना हाथ देते हुए कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, ये तो बस मेरे लिए एक वार्म अप था। एंड चाही संग की तरफ आते हुए कहता है ओए कमीने तुम कब तक ऐसे ही पड़े रहने वाले हो। एंड तब चाही कहता है कि ये बंदा पागल हो गया है, तुम जल्दी से मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तब रे उससे कहता है तुम डर क्यों रहे हो बे, जल्दी से उठ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल्स है। एंड देन चाही उसके बंदे से कहता है तुम क्या वहीं पर खड़े रहने वाले हो और आके मेरी मदद करो। तब रे कहता है कि तुम सभी साथ में आने वाले हो, सुनने में अच्छा लग रहा है। एंड तब एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा था कि तुम पहले जाओ। एंड वो बंदा कहता है ओए मैं क्यों जाऊँ। एंड चाही गुस्से में उनसे कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी से उस पर अटैक करो। एंड उसकी बात सुनते हुए वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, मगर यही उनकी गलती थी। एंड अगले ही सीन में रे उनकी तोड़ के रख देता है। एंड ये नज़ारा देख के चाही भी माफी मांगने में मजबूर हुआ था। एंड वो रे से कहता है कि अगर तुम एक बार मुझे जाने दोगे तो जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। तब रे उसके सामने आते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे जूते साफ करके दो एंड तुम ना नहीं बोल सकते हो। एंड चोही उसके सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एंड उसके जूते देखते हुए कहता है ये तो पहले से क्लीन है ना। एंड देन रे उससे कहता है कि आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ एंड अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। तब चाही उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल अब से ऐसा कभी नहीं होगा। देन रे कहता है अगर तुम समझ गए हो तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। एंड उस पर किक मार देता है। एंड स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कैंग ताई पूरी तरह से डिफरेंट है, वो पूरे टाइम अपने स्ट्रेंथ को छुपाता आया है। एंड देन वहाँ पर एक लड़की एंटर करती है जिसका नाम चोई जियन है। एंड आते ही अपने रे की हालत को देखती है एंड वो चिल्लाते हुए चोई से कहती है कि चोई क्या तूने फिर से कैंग ताई को बुली किया, क्या तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि अगर फिर से तुम इसे बुली करोगे तो मैं स्टूडेंट हेड को बता दूंगी एंड तुम यहाँ पर सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हो। एंड तब चोही उससे कहता है मुझे सिर्फ बताओ कौन किसको बुली कर रहा था। एंड अपने रे की एक्टिंग देख के तो चोही भी पागल हो गया था। एंड उससे कहता है कि मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। एंड चोई जिन उसे टिश्यू देती है ताकि वो अपनी इंजरी को साफ कर सके। एंड उससे पूछती है कि टाइयुक क्या तुम ठीक हो। एंड अपने रे मन में सोचता है कि चोई जियन ये हमारे क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है एंड उसका शुक्रिया अदा करता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये पहले की तरह अभी भी काइंड है। एंड वो रे से कहती है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नर्स ऑफिस में जाना चाहिए। एंड रे उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी ठीक हूँ। एंड देन वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। एंड देन चोई जन उससे कहती है कि अपनी जगह पर बैठ जाओ क्योंकि टीचर जल्दी आने वाले हैं। एंड देन चोई जन अपनी जगह पर बैठ जाती है। एंड रे को अपने डेस्क पर कुछ दिखता है एंड उसकी बुक किसी ने फाड़ दी थी। तब फैटी उससे कहता है कि कैंग तायुक मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, मगर मुझे एक बात तो बताना तुम कब से फाइटिंग में अच्छे हो गए हो एंड ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज है। एंड रे उससे कहता है कि इसके लिए शुक्रिया एंड आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मगर तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं एंड कैंग तायुक से कहते हैं कैंग तायुक तुमने आज फाइट की तो जल्दी से मेरे पास आओ। एंड रे अपने मन में सोचता है कि होमरूम टीचर हमेशा पुलिस की साइड ही लेता है
एंड वीक बच्चे पर ही आरोप लगाता है एंड मैं अभी भी यहाँ पर आया हूँ एंड मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट नहीं करना है। एंड वो टीचर उससे कहता है अगर फिर से मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो तुम्हें एक्सपेल किया जाएगा। एंड वो टीचर वहां से चला जाता है एंड वो सोच रहा था कि उसने ट्रायल को भी फेल कर दिया एंड अपने फादर के क्लूज को ढूंढने में भी नाकाम रहा। एंड उसके फादर मरने के बाद उसके मदर ने ही उसका ख्याल रखा एंड वो लास्ट टाइम लकी था कि उसे ट्रायल का मौका मिला था। एंड बहुत ज्यादा हार्डशिप और सफरिंग के बाद वो अपने हाउंड को ढूंढने में कामयाब रहा था। एंड मास्टर के स्टेटस को पाने के बाद वो अपने फादर के डेथ के क्लू को ढूंढने वाला था एंड वो ये क्लूज उसके ट्रायल के बाद ढूंढने वाला था, मगर उससे पहले ही अनुत ने उसे मार दिया। उसका गोल उसके सामने होके भी वो फेल हो गया, मगर इस बार वो अपने फादर के डेथ के ट्रुथ को ढूंढ के ही रहेगा। एंड इसके लिए जल्द से जल्द उसे स्ट्रांग होना होगा। एंड उसे सामने कुछ बंदे दिखते हैं जिनमें एक बंदे का नाम था हा ताईयोंग, जिसके पास 4 स्टार मेडिसिनल आर्ट है। एंड वो अपने मन में सोचता है हा ताईयोंग हा फैमिली से बहुत सालों पहले मेरे फादर के इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे एंड इसी की वजह से उन्होंने अरेंज मैरिज फिक्स की उसके और हा इंजी के बीच में। एंड उसके डैड के डेथ के बाद उन्होंने ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दी एंड ये इंजी ने भी उसे गुड बाय कर दिया, जबकि वो एक दूसरे को लाइक करते थे। एंड उन्होंने उससे पेपर पे साइन भी करवाया। हाउएवर इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे सबके सामने बेइज्जत किया एंड उसे बहुत मारा भी। एंड योंग ताई उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी जगह पता नहीं है तो तुम्हें अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सभी लोग ठीक से इसे जरा देखो। एंड तभी से उसके ऊपर सभी लोग हंसने लगे, मगर इस बार मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो पहले था। एंड तब वो सभी से कहता है कि सभी इसका चेहरा ऐसा कर दो कि ये फिर से मैरिज के बारे में बोल ना पाए। एंड तब रे उनसे कहता है आखिर कौन मैरिज के बारे में बोल रहा है। एंड उसे उस पर गुस्सा आ जाता है तो सभी से कहता है कि जल्दी से एक सबक सिखाओ। एंड सभी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड सभी को लग रहा था कि अब रे की शामत आने वाली है एंड वो भी उन्हें ऑर्डर दे देता है एंड वो अपने रे पे अटैक कर देते हैं। मगर हमारा रे एक ही बार में उन दोनों के हाथों को पकड़ लेता है एंड उन दोनों को आपस में टकरा देता है एंड उन दोनों को हा ताईयोंग की तरफ फेंक देता है। एंड ये देखकर हा ताईयोंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है एंड उसके माइंड में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर ये इतना स्ट्रांग हुआ कैसे, एंड वो भी इतने कम टाइम में। एंड रे हा ताईयोंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि अब नेक्स्ट कौन है। तब हा ताईयोंग उससे कहता है तो तुम पूरी फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो। एंड तब रे उससे कहता है मैंने वो सब कुछ किया जो तुम्हें चाहिए था, मैंने एंगेजमेंट को कैंसिल किया और साथ ही साथ सिग्नेचर भी की, मगर आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या थी। जैसा कि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली ऐसे माइंड चेंज करती है मानो कि जैसे तुम कपड़े चेंज कर रहे हो। एंड लोग बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है वो दोनों एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मगर एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर उस जैसी फैमिली को कैंग ताईहुक जैसे सन इन लॉ की ज़रूरत ही क्या है। एंड हा ताईयोंग चिल्लाते हुए उससे कहता है कैंग ताईहुक तुम जबान संभाल के बात करो, क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई प्रूफ है। तब रे उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम खुद एक प्रूफ हो, तुम बस इस फैक्ट को मानना नहीं चाहते हो। एंड जब ताईयोंग उससे कहता है कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी नॉनसेंस बातें करके चीज़ें तुम्हारे हिसाब से जाएंगी। एंड देन उसके पंटर लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। एंड देन वो लोग भी उस पर अटैक कर देते हैं। एंड देन हमारा रे उनकी भी अच्छे से तोड़ के रख देता है। एंड ये नज़ारा देख के हा ताईयोंग कहता है नहीं ये वो रे नहीं है जिसे मैं जानता था। एंड तब रे उससे कहता है तुम ये कह भी कैसे सकते हो, तुमने मेरे बारे में कभी चेक भी नहीं किया एंड तुम चीज़ों को ऐसे खींच रहे हो। एंड क्या तुम्हें लगता है कि तुम फैमिली हेड को ये एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड तब हा ताईयोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैंने कहा इसे मार डालो, मगर हमारा रे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बट हा ताईयोंग सोचता है आखिर कैसे इसके जैसा एक नॉर्मल बंदा मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीख सकता है एंड वो भी हैंड मूवमेंट्स को। मगर अगले ही सीन में हमारा रे उसके ऊपर किक से अटैक करता है बट हा ताईयोंग उसे डॉच कर देता है। मगर उसके ही अगले सीन में वो उसके ऊपर किक्स की बारिश कर देता है एंड इसके कारण उसे बहुत ज़्यादा ही लगा होता है। एंड देन वो अपने मन में सोचता है कि मेरे जैसा 4 स्टार वाला बंदा आखिर इसके सामने हेल्पलेस कैसे है एंड वो भी इस जैसे नॉर्मल बंदे के सामने। एंड ये थोड़ा सा भी मेक सेंस नहीं कर रहा है। एंड देन रे उसकी कॉलर पकड़ के उठा देता है। एंड जब हा ताईयोंग उससे कहता है कि तुम रे नहीं हो, आखिर मुझे बताओ तुम आखिर हो कौन। एंड उसके जेब में से एक पेपर बाहर निकालता है एंड उससे कहता है तो अब ज़रा अच्छे से देखो आखिर मैं हूँ कौन। एंड उसे एक झापड़ लगा के पीछे भेज देता है एंड इसके कारण उसके मुंह से भी खून निकलता है। एंड तब कैंग ताई को पेपर दिखाते हुए सभी से कहता है यह है एंगेजमेंट डिसोल्यूशन पेपर जिससे हा फैमिली ने मुझसे ज़बरदस्ती इस पे साइन करवाया था एंड ये प्रूफ है कि मैं हा योंगजी से इंगेज्ड हूँ। मगर रे वो पेपर उसके सामने ही फाड़ते हुए उसके मुंह के ऊपर ही फेंक देता है एंड उससे कहता है कि जाओ अपनी फैमिली हेड से कहो कि मैं इस मैरिज को डिक्लाइन करता हूँ। एंड हा ताईयोंग मन में कहता है रे मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा।
एंड जो बंदा उसे उठाने के लिए आया था उसे ही वो मार के पीछे भेज देता है। एंड सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे एंड बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। एंड कुछ टाइम बाद अपना रे भी उसके घर आ जाता है जहाँ पर वो उसके मॉम को पाता है। एंड उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं अपने मॉम से फिर से मिल पाऊंगा। एंड देन उसकी मॉम उससे कहती है, ओ तो रे तुम आ गए, जाओ हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। मगर उसकी मॉम उसके हाथ पे लगे हुए चोटों को देखती है एंड परेशानी के साथ उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ फिर से किसने फाइट की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी भी प्रॉब्लम में मत पड़ा करो एंड तुम तो अपनी मॉम की बात सुनते ही नहीं हो। एंड तब रे उसकी मॉम के आंसू पोंछते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसे ही झेलता रहा तो हमेशा हमारी तरफ नीच नज़रों से ही देखेंगे एंड मुझे उनके खिलाफ रेजिस्ट तो करना ही होगा। एंड देन उसकी मॉम कहती है कि तुम दूसरे बच्चों से अलग क्यों हो, मेरे पास मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं है एंड अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं इसकी केयर कैसे ले सकती हूँ एंड हेवन में मैं तुम्हारे फादर को क्या ही मुंह दिखा पाऊंगी। एंड देन रे उनसे कहता है कि जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा एंड पीछे होल्ड बैक करूंगा, मगर ना ही चोही संग और ना ही हाफ फैमिली मुझे अकेला छोड़ेगी। एंड ऐसे लोग तब बहुत इम्पेशेंट होते हैं जब उन्हें कोई हरेस करने के लिए नहीं मिलता। एंड तब उसकी मॉम उससे कहती है इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ एंड मेरी ही वजह से तुम्हें ऐसा रहना पड़ता है। एंड तब रे उनसे कहता है ये फॉल्ट आपकी कैसे हो सकती है मॉम, एंड अब से मैं वो रे नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था एंड अब से मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी हमारी तरफ बुरी नज़र नहीं डालेगा। एंड उसकी मॉम उससे कहती है आखिर ये तुम कैसे करने वाले हो एंड अब भी तुम उस डिफिकल्ट स्कूल में ही हो, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम किसी ट्रबल में ना पड़ो एंड अच्छी तरह से ग्रेजुएट हो। एंड तब रे उसकी मदर से कहता है मगर कैसे, मैं मेरे फादर का बेटा हूँ एंड मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीऊँगा, वो भी एक लग्जरी तरीके से। एंड फादर पे अटैक हुआ था एंड उन्हें किसी के द्वारा मारा गया था एंड वो भी सड़क पे। तब उसकी मॉम चौंकते हुए उससे कहती है आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, क्या तुम्हें इसके बारे में किसी ने बताया? मॉम मैं अब बड़ा हो गया हूँ एंड मैं अपने फादर के डेथ के बारे में जानना चाहता हूँ, मगर रे जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ वो सेम तुम्हारे साथ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ एंड मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, सो प्लीज़ रिवेंज के चक्कर में मत पड़ो एंड अपनी स्कूल लाइफ जियो। एंड तब रे अपने मन में सोचता है कि अब भी मैं चाहे कुछ भी कहूँ मगर उनका माइंड कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं एंड सबसे पहले मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। एंड उसकी मॉम से कहता है ओके मैं ऐसा ही करूँगा। एंड देन उसकी मॉम उससे कहती है कि बस मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बस हम दोनों ही बचे हैं। एंड देन रे कहता है मैं समझ गया हूँ एंड मैं अब से अपनी तरफ से हार्ड वर्क करूँगा एंड आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एंड उसकी मॉम उससे कहती है तो ठीक है, मैं भी तुम पे बिलीव करती हूँ, क्या ये तुम्हें दुख रहा है? तब रे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड अब मुझे स्वीट पोटैटोज खाने हैं एंड बहुत टाइम हो गया कि मैंने उसे खाया ही नहीं है। तब उसकी मॉम उससे कहती है क्या मतलब तुमने बहुत टाइम से नहीं खाया है, मतलब कल ही तो तुमने खाया था, अगर तुम्हें और खाने तो मैं और भी बना देती हूँ। एंड तब रे भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। एंड देन वो खाना खा लेता है एंड कुछ टाइम बाद वो अपने बेड पे लेट जाता है एंड वो अपने मन में सोच रहा था कि हाथ आए हूँ वो कमीना, उसे आज मैंने बहुत ज़्यादा एम्बेरस कर दिया है तो पक्का से वो अपना रिवेंज लेने के लिए आ ही जाएगा, तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। एंड देन वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है एंड उसी के कुछ टाइम बाद वो कपड़े पहनते हुए सोचता है कि मैंने आज बहुत सारी डेंजरस चीज़ें कर ली है मगर ये वीक बॉडी ये अभी भी उसे होल्ड नहीं कर पा रही है। एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पर रात हो जाती है एंड रे रात में ही निकल जाता है एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पर सुबह भी हो जाती है मगर फिर भी वो दौड़ ही रहा था। एंड देन वो हाँफते हाँफते कहता है कि मैं आज पूरी रात अपनी स्टैमिना प्रैक्टिस ही करता रहा। एंड देन वो एक जगह पर शांति से बैठ जाता है एंड कुछ टाइम तक मेडिटेशन करता है। एंड देन वो कहता है अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड फिर से वो अपनी बैग लेके दौड़ने लग जाता है एंड उसी के कुछ टाइम बाद वो अपने स्कूल में आ जाता है एंड उसे वहाँ पर फैटी मिल जाता है एंड जो कि उससे कह रहा था हे रे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ऑसम थी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, प्लीज़ यार मेरे को डिसाइपल बना लो अपना। एंड उसके पीछे ही पड़ जाता है एंड रे उससे कहता है कि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल नहीं है तो तुम ये सपना देखना बंद ही कर दो, मगर फिर भी फैटी उससे कहता है कि तुम मुझे टीच करे बिना ऐसा कैसा बोल सकते हो। एंड उसके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद रे उससे कहता है हाँ तो ठीक है, डिनर के बाद 10 किलो डंबल्स लेके माउंटेन्स के पीछे आ जाओ एंड आज हम ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। एंड तब फैटी कहता है समझ गया सर, ठीक है सर, यस सर। एंड दिन रात हो जाती है जहाँ पर वो दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे मगर फैटी बहुत ज़्यादा ही थक चुका होता है एंड उससे कह रहा था कि मैं और नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने और किया तो मैं यहीं पर मर जाऊँगा, मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ। एंड तब रे उससे कहता है ओए बेटे अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया और तुम अभी से हार मानने लगे,
हाँ मैं ही पागल हो गया था उस टाइम पे जो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी। एंड देन रे उसकी भी बैग ले लेता है। तब फैटी कहता है क्या तुम ये भी उठाने वाले हो? तब रे उससे कहता है अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है तो तुम्हें इतना पेन तो झेलना ही पड़ेगा। एंड अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें छोड़ना है या फिर इसे कंटिन्यू करना है। अब रास्ता तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें ही चूज़ करना है। एंड वो वहाँ से भागने लग जाता है। एंड फैटी उसे ही देख रहा था एंड उससे कहता है कि मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। एंड वो ऐसे ही कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। एंड तब रे एक जगह पर आते हुए कहता है कि मैंने हफ्ता भर स्पेशल ट्रेनिंग को किया है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। एंड तब वो अपनी बैग को एक जगह पर रख देता है एंड उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है एंड उसे वही सूटेबल लग रहा था, तो वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है एंड जिसके कारण उस चट्टान में बहुत बड़ा निशान पड़ जाता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि इस लाइफ में मेरी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा ही फास्ट है एंड इस ग्रोथ रेट के साथ मैं अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मगर उस चट्टान को देख के फैटी का मुंह खुला का खुला ही रहता है। एंड देन वो फिर से कल्टीवेशन में बैठ जाता है। एंड फैटी अपने मन में सोच रहा था कि क्या सच में ये वही रे? एंड देन वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने मेडिसिनल आर्ट्स पे भी अटेंशन देता हूँ तो मैं बिल्कुल ही अपने पास्ट लाइफ जैसा बन जाऊँगा। अभी मेरी फिजिकल स्टेट 1 स्टार लेवल तक पहुँच गई है मगर मेरे स्किल्स 2 स्टार लेवल तक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हाफ फैमिली के लोग एक हाई स्कूल स्टूडेंट को मारने के लिए एलाइट मेंबर्स को नहीं बुला सकते हैं। एंड तब फैटी उसके पीछे से कहता है ओए रे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा चमक रही है, क्या तुमने माउंटेन का कोई सीक्रेट उखाड़ लिया क्या? एंड तब रे बैग उठा के कहता है कि आखिर तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। एंड जाते वक्त फैटी उससे कहता है ओए भाई मेरे लिए भी रुक जा। एंड इसी के साथ ये दिन बीत जाता है। एंड नेक्स्ट डे वो अपने मॉम के साथ होता है जहाँ पर उसकी मॉम काम पे जाने वाली है एंड उसे भी उसका काम जल्दी से फिनिश करने के लिए कहती है। एंड देन वो उसकी मॉम से कहता है कि आपको काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता लेने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। एंड देन वो वहाँ से निकल जाती है। एंड देन हमारा रे कुछ ढूंढते हुए सोचता है कि मैंने उसे यहीं पर कहीं देखा था, तो मैंने इसे ढूंढ लिया। एंड जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है मगर जो उसके काम की है वो एक मैनुअल है जिसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट्स है। एंड वो अपने मन में सोचता है हाँ ये मेरे लिए बहुत हो जाएगा एंड इस मैनुअल के साथ मैं अपने फादर के कल्प्रिट को ढूंढ सकता हूँ। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। एंड देन उसकी मॉम आ जाती है एंड उन्हें वहाँ पर सब कुछ क्लीन मिलता है। एंड देन वो रे को देखती है एंड खुश होते हुए अपने मन में सोचती है हनी देखा तुमने, हमारा रे अब मैच्योर हो चुका है एंड वो बड़ा होते जा रहा है जैसा तुम चाहते थे। एंड रे मन में सोचता है बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े होंगे तो मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर क्या सच में मुझे स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड देन ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है एंड वो एक जगह पर आता है एंड कहता है हाँ तो ये वही जगह है एंड अब तो ये मार्शल आर्ट जिम में भी कन्वर्ट हुई है। एंड देन वो अंदर आता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई है क्या? एंड उसका रिस्पॉन्स एक आदमी देता है एंड उसे देख के चौंक जाता है एंड उससे कहता है जरा रुको, क्या तुम रे हो? एंड तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? एंड रे उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ? देन वो आदमी रे से कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुम याद हो एंड अब तो जरा देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। एंड तब रे उनसे कहता है कि हाँ आप मेरे फादर से बहुत क्लोज थे ना एंड आप मेरे लिए स्नैक्स भी लाया करते थे। हाँ एंड देन तुम्हारे फादर भी चले गए, बाकी घर में कैसा चल रहा है तुम्हारा? एंड तब रे उनसे कहता है कि एक्चुअली मिस्टर मैं यहाँ पर मैं अपने फादर से रिलेटेड कुछ पूछने आया हूँ। ओह तुम्हारे फादर के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता बट उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। एंड रे अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ पता है बट वो मुझे बताने से हिचकिचा रहे हैं एंड उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छे सिचुएशन में नहीं है। मगर तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं एंड चिल्लाते हुए कहते हैं इंस्ट्रक्टर बैंक जल्दी से बाहर आ जाओ, ओए चूजे जल्दी से जा और इंस्ट्रक्टर बैंक को बुला के ला। एंड तब रे अपने मन में सोचता है इंस्ट्रक्टर बैंक, क्या उन्होंने अपना लास्ट नेम चेंज कर दिया? बट मैं तो उन्हें बिंगू ही बुलाता था। एंड रे उस बंदे से कहता है आखिर तुम हो कौन एंड तुम मुझे चूजा बोल कैसे सकते हो? एंड तब वो बंदा उसकी तरफ इशारा दिखाते हुए कहता है ओह जरा देखो तो इसे, इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। एंड तभी वहाँ से इंस्ट्रक्टर बैंक दौड़ते हुए आते हैं एंड उससे कहते हैं ओ युंगनिम आप यहाँ पर कैसे आ गए? युंगनिम ये ऐसा वर्ड है जो कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं। एंड उसके सामने आते हुए कहता है कि आजकल मेरे जिम में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे तो
तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंगी में हूँ, क्या आप कुछ दिन और रुक सकते हैं? तब वो बंदा उनसे कहता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड वो उसके पंटर लोगों से कहता है कि इस जगह को तहस नहस कर दो। एंड तब इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए एंड मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज़ प्रेसिडेंट से कुछ कहिए। एंड वो बंदा इंस्ट्रक्टर को लात मारते हुए कहता है कि मेरे सामने भीख मांगने से पहले तुम्हें पैसे लाने चाहिए थे। एंड वो उस किक के कारण नीचे गिर जाते हैं एंड देन रे उन्हें सपोर्ट देता है। एंड तब वो इंस्ट्रक्टर रे से कहते हैं कि रे नहीं, तुम्हें इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए एंड तुम मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हो। एंड रे उस बंदे से कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो, दूसरे के बिजनेस में टांग अड़ाने वाले। एंड वो बंदा उससे कहता है क्या तुम्हें इसने नहीं कहा कि यहाँ से चले जाओ। एंड उसे के तुरंत बाद रे उसके गर्दन को पकड़ लेता है एंड वो बंदा दर्द में कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है। एंड इंस्ट्रक्टर मन में सोचते हैं कि ऐसी स्पीड नॉर्मल ह्यूमन कभी भी अचीव नहीं कर सकता है, अब मुझे ये मत बताना कि रे। एंड देन रे उस बंदे से कहता है अगर तुम ज्यादा झटपटाओगे तो परेशानी तुम्हें ही होगी। एंड वो बंदा रे से कह रहा था कि जल्दी से मुझे छोड़ दो। तब रे उससे कहता है मैं इसे इनकार करता हूँ एंड तुम पहले थे जिसने ये स्टार्ट किया है। एंड तब इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं अरे उसे छोड़ दो, वो योंग हवा जिम का मेंबर है एंड हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड तब रे उनसे कहता है अगर ऐसा भी है फिर भी मैं इस बंदे से नहीं डरता हूँ। एंड तब वो अपने पंडर लोगों से कहता है क्या तुम ऐसे ही खड़े होकर देखने वाले हो। एंड ये बात सुनकर वो अपने रे पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं एंड तभी एक बंदा उसके पीछे से अटैक करता है एंड रे इंस्ट्रक्टर को साइड करते हुए उस बंदे को उसके ऊपर ही फेंक देता है एंड वो बंदा सीधा जाके उस बंदे पे ही हिट हो जाता है एंड दूसरे बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एंड रे एक बंदे की रॉड पकड़ते हुए दूसरे बंदे की एक जोरदार किक मारता है एंड उस बंदे की रॉड उसके हाथों से लेके उसी के ऊपर मार देता है। एंड देन उनसे कहता है कि तुम इन स्किल्स के साथ अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। एंड देन वो वैसे ही मारते हुए उन लोगों को पेल देता है। एंड वो बंदा उससे कहता है आखिर तुम हो कौन एंड क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके सेफ रहोगे, हमारे चीफ तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। एंड देन रे उनसे कहता है यहाँ पर मैं हूँ जिसने तुम्हें पेला है एंड तुम मुझे ही धमकियां दे रहे हो एंड तुम चीफ की बात कर रहे हो यानी कि चोही संघ की, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा कुछ उखाड़ भी पाएगा। एंड तब वो बंदा उससे कहता है चोही संघ, इस नाम को याद रखना, इसके कारण तुम बहुत जल्दी रिग्रेट करोगे। एंड तब रे उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है ओह तो ऐसी बात है तो मैं वेट करूंगा। एंड तब उसके बंदे से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं एंड वो भागते हुए यहाँ से जाते हैं। एंड तब इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं क्या तुम्हें इतना खींचने की जरूरत थी। तब रे उनसे कहता है कि अगर आप ऐसे ही होल्ड बैक करते रहेंगे तो वो लोग ऐसा ही करेंगे एंड उन्होंने तो अभी तक अपने रेलम को भी इस्टेब्लिश नहीं किया है तो वो ये हैंडल नहीं कर सकते हैं। तब इंस्ट्रक्टर शॉक होते उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, क्या तुम्हें भी ट्रेनिंग के बारे में पता है, अब मुझे ये मत बताना कि तुमने ये तुम्हारे फादर से सुना है। एंड तब रे उनसे कहता है कि नहीं, मैंने अपने डैड से नहीं सुना है एंड मैं यहाँ पर आया था अपने डैड की मौत के बारे में जानने के लिए एंड आप तो उनके बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। एंड तब इंस्ट्रक्टर रे से कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड तुम्हारा यहाँ पर आना पॉइंटलेस ही साबित हुआ। एंड तब रे उनसे पूछता है आपने आपका सरनेम चेंज किया एंड मार्शल आर्ट जिम में आप इंस्ट्रक्टर भी बने, किसका कुछ लेना देना मेरे फादर के डेथ के साथ है? क्या आपने ये चूज किया क्योंकि आपको पता है कि जिसने मेरे फादर को मारा है उसके पावर को आप फेस नहीं कर सकते हैं। एंड तब इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंड अभी तो स्टूडेंट्स का आने का भी टाइम हो चुका है तो शायद मुझे जाना चाहिए। एंड तब रे शांत हो जाता है एंड देन उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा प्रिटेंड करिए कि ये कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। एंड तब इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि तुम भी ये भूल जाओ एंड आगे बढ़ो। तब रे उनसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ कि मेरे डैड का मर्डर किसी ने कर दिया है तो मेरे अंदर खून खोलने लगता है। मैं जानता हूँ कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं मगर मैं इसे गिव अप नहीं करूँगा। एंड वो उन्हें ग्रेट करते हुए कहता है कि आप अपना ख्याल रखिए। एंड देन वो उसकी तरफ मुड़ते हैं एंड उससे कुछ बताना चाहते थे मगर वो नहीं बता पाते एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड वो जाने के बाद सोचते हैं अरे मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है बट मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते फिर भी वो यही चाहते कि तुम इस फाइट में ना पड़ो। एंड देन वो उनके रूम में आ जाते हैं एंड ड्रॉर में से एक बॉक्स निकालते हैं एंड कहते हैं अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहूँ फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एंड रे एक जगह पर चल रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है मेरे फादर के डेथ के साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी घूम रही है एंड जितना मैंने सोचा था ये मामला बहुत ज्यादा ही बड़ा है एंड मेरे करंट पावर लेवल के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं कल्प्रिट को मार पाऊंगा। ओल्ड मैन वैंक, तो अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा। एंड उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसे कुछ बंदे बुली कर रहे थे
एंड उसे पानी में डुबाते हुए कह रहे थे तो जरा बता ना तो पानी का टेस्ट कैसा है। एंड उसकी पास्ट लाइफ हमेशा बुलिस की वजह से डेंजर में ही रही है। मगर तभी उन बुलिस के पीछे एक ओल्ड मैन आता है एंड उनसे कहता है तुम कमीने लोग अब क्या उसे मार डालोगे। एंड तब उस दद्दू ने उसे बचा लिया था। एंड वो बुली उससे कहता है कि वे बूढ़े आदमी दूसरों के मामले में अपनी नाक मत घुसा। एंड तब ओल्ड मैन उससे कहता है ओह जरा देखो तो आज के बच्चों को बड़ों को इज्जत देना ही नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। एंड देन वो दद्दू उन्हें मार मार कर चमगादड़ बना देता है। एंड वो रे की तरफ आते हुए कहते हैं ओए बच्चे क्या तुम ठीक हो, तो अब से मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, तो अब इसे अच्छे से देखना। एंड प्रेजेंट में रे कहता है कि तब उस दद्दू ने मुझे बहुत सारे ट्रिक्स सिखाई एंड उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट का रास्ता दिखाया। एंड उसके बाद हाईएस्ट रेल्म की पावर को झेल ही नहीं पाए एंड वो ब्रेक थ्रू में भी फेल हो गए। एंड इसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी एंड शायद उन्हें यहीं पर कहीं होना चाहिए। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एंड देन वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर पास्ट लाइफ में उसे वो दद्दू मिले थे। एंड वो कहता है कि उन्हें यहीं पर कहीं होना चाहिए। एंड वो दद्दू पीछे ही होते हैं जो उससे कहते हैं ऐसा लग रहा है तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। एंड तब रे भी शॉक हो जाता है एंड तुरंत बाद खुश होते हुए कहता है अरे दद्दू आप यहाँ पर है। एंड देन उनसे कहता है तो आप मास्टर क्वैक है राइट। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैं इनसे दोबारा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड वो दद्दू से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। एंड रे अपने मन में कहता है ऑफ कोर्स मैं आपको जानता हूँ, आप मेरी पूरी लाइफ में बेस्ट मास्टर थे एंड मेरे फैमिली के अलावा मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पे ही करता था। एंड तब वो उनसे कहता है कि हाँ मैं किसी के फेवर की वजह से आया हूँ जिसने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा है। एंड वो दद्दू से पूछते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है जो मुझे ढूंढना चाहता है। तब रे उनसे कहता है कि हाँ एक फ्रेंड है बहुत पुराना, उसने मुझे कहा कि मैं आपको 12 स्टार रेल्म के लिए जो चैलेंजेस आने वाले उसमें असिस्ट करूं। तब वो दद्दू कहते हैं कि सच में मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है। तब वो दद्दू रे से कहते हैं बट क्या तुम मेरी हेल्प कर भी सकते हो तुम्हारे स्किल्स के साथ। तब रे हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास्ट लाइफ में आपके ब्रेक थ्रू के साइड में मैं ही था। एंड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई ट्रिक तो नहीं खेलना चाहते हो। तब रे उनसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर ब्रेक थ्रू के टाइम मैं आपको अप्रोच करने आ भी जाऊँ फिर भी मैं लाइटनिंग से ही मर जाऊंगा। तब वो दद्दू से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही और मेरे को मारने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे बट फिर भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने। मगर तभी उन्हें कुछ होने लगता है एंड वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड रे भी उन्हें सपोर्ट देता है। एंड रे उनसे कहता है कि आप अपनी नीडल्स मुझे दीजिए एंड मैं उसे यूज करूंगा। एंड वो उनकी जेब से वो नीडल्स निकाल लेता है। एंड दद्दू से कहते हैं आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तब रे उनसे कहता है कि मैं आपको कोई भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। तब दद्दू उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कोई प्रैक्टिशनर हो एंड तुम भी एकदम राइट टाइम पे आए हो, तो क्या ये सस्पिशियस नहीं है। तब रे उनसे कहता है अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पर जल्दी बर्स्ट हो जाएगी एंड अगर मैं आपको ट्रुथ बताऊँ फिर भी आप इस पे यकीन नहीं कर पाओगे, तो अब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड रे नीडल लगाना स्टार्ट कर देता है। एंड दद्दू अपने मन में सोचते हैं कि मुझे ये मेथड बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर लग रही है एंड ऐसा लगता है कि वो इससे बहुत ज़्यादा यूज टू है। एंड दद्दू रे से पूछते हैं कि तुम्हें ये मेडिसिनल आर्ट्स आखिर किसने सिखाए। तब रे उनसे कहता है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टेक्निक्स मुझे आपने ही सिखाई है तो क्या आप इस पे बिलीव करेंगे। तब दद्दू से कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है। एंड देन रे उनसे कहता है कि मुझे आपको हार्म पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, आप आपकी एनर्जी को गैदर कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूंगा। एंड तब दद्दू अपने मन में सोचते हैं कि उसके पास ये स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वो पूरी तरह से मेरी स्टाइल को फॉलो कर रहा है। एंड दद्दू से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ एंड तुम्हें एक चांस देता हूँ। तब रे उनसे कहता है कि जल्दी से स्टार्ट करिए क्योंकि लाइटनिंग कभी भी आ सकती है। एंड वो एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रे अपने मन में सोचता है कि अब की बार मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ एंड इस बार आपको कुछ भी नहीं होगा। एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पर लाइटनिंग आ जाती है जो कि सीधा दद्दू को घेर लेती है। एंड रे अपने मन में कहता है कि थैंक गॉड मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, नहीं तो फिर से ये पास्ट लाइफ जैसे ही होता। एंड ऐसे यहाँ पर शाम हो जाती है। एंड तब रे उनसे पूछता है तो दद्दू अब आपको कैसा फील हो रहा है। तब दद्दू से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड तुम्हारी वजह से मैं इस ट्रायल को पास कर पाया हूँ एंड इसी रेट के साथ मैं 2 दिनों के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तब रे कहता है हो तो चलो ये बहुत अच्छा है। एंड तब रे उनसे कहता है कि अब आपको दोनों डायमेंशन में पैरेलल होना होगा एंड इसके कारण फ्यूचर में जो ट्रायल्स होंगे वो आपको इजी जाएंगे। तो दद्दू से कहते हैं तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे मेडिकल और मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होना होगा। तब रे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तब दद्दू से कहते हैं कि सच में तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तब रे कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर आप मार्शल आर्ट के फंडामेंटल को भी सीख जाते हैं फिर भी आप आगे की ट्रायल्स को अच्छे से दे सकते हैं
एंड मुझ पे यकीन करिए। तब दद्दू उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी रियल्म तो अभी तक 1 स्टार पे ही है, बट तुम्हारी स्किल्स बहुत ऑसम है। अगर तुम्हारी बातें नॉनसेंस हुई फिर भी मैं तुम पे बिलीव करूंगा। एंड वो दद्दू उसके हाथों में अपनी पावर डालते हैं एंड रे भी शॉक हो जाता है एंड उनसे कहता है, दद्दू आप ये क्या कर रहे हैं? तब दद्दू से कहते हैं, तो तुमने अब मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है तो मैं ये तुम्हें रीपे कर रहा हूँ। तब रे अपने मन में सोचता है कि मैं फिर से दद्दू की हेल्प ले रहा हूँ एंड उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तब दद्दू से कहते हैं, तो अब तुम अपनी एनर्जी सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दो। एंड रे भी वैसा ही करता है एंड तब रे कहता है कि हाँ मैं 2 रन तक आगे बढ़ गया। एंड रे अपने मन में सोचता है, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने इस पाथ को बहुत लेट स्टार्ट किया था एंड इस बार मैं स्टार्टिंग से ही डुअल ट्रेनिंग करूंगा एंड इससे मेरी ब्रेक थ्रू की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एंड तब रे उनके सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे आपको मास्टर कहने दीजिए एंड मुझे अपना डिसाइपल बनाइए। तब दद्दू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊंगा क्योंकि अब मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है एंड मैं कभी भी टपक सकता हूँ। एंड तब रे उनसे कहता है, बट मैं पहले आपसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तब दद्दू से कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट मुझे अब जाना होगा एंड हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। एंड देन वहाँ पर रात हो जाती है एंड रे अपने घर जा रहा था एंड अपने मन में सोच रहा था कि आज मैंने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले लिए एंड ऐसा लगता है कि मॉम घर पे वेट कर रही होंगी। मगर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जो शख्स कह रहा था कि बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, एंड रे कहता है कि ये आवाज तो चोई जियन जैसे लग रही है। एंड वहाँ पर कुछ बंदे चोई जियन का गलत फायदा उठा रहे थे एंड एक बंदा उससे कह रहा था कि तुम जितना चिल्ला रहे हो उससे मुझे बहुत अनोइंग फील हो रहा है, मगर जब मैं फन करूंगा तब तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आनी चाहिए। हा हा हा। तब जियन उससे कहती है, अगर तुम्हें मेरे से पैसा चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगी, मगर मेरे पास मत आना। तब वो बंदा उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये पैसों के लिए कर रहा हूँ? मगर तभी एंड उनसे गुस्से में कहता है, आखिर तुम क्या करने के सोच रहे हो? एंड रे को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड रे का नाम पुकारती है एंड रे उन्हीं बंदों के सामने आ रहा था एंड वो बंदा उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो एंड यहाँ से चले जाओ, हमारे पास मत आना। मगर तभी रे उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है एंड वो बंदा उड़ के पीछे गिर जाता है एंड देन रे दूसरे बंदे का गला पकड़ लेता है एंड तुरंत बाद उसे पटक देता है एंड वो उनकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है। एंड वो बंदे बड़े बड़े सोच रहे थे अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एंड वो उस बंदे का जैकेट निकालता है एंड उन दोनों के कपड़ों से उन्हें बांध देता है एंड पुलिस को फोन लगाता है एंड यहाँ पर बुलाता है एंड देन जियन के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? एंड देन जियन उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसे देख के वो शर्मा जाता है एंड उसे अपना जैकेट देता है ताकि वो अपने आप को कवर कर सके। एंड देन उससे कहती है कैसा लगता है कि मेरे एंकल में मोच आ गई है एंड मैं उठ नहीं पा रही हूँ। एंड रे शर्माते हुए उसे सपोर्ट देके उठाता है एंड उसे चलने के लिए कहता है, मगर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तब रे उसके पैर को पकड़ता है एंड उससे पूछता है कि क्या यहीं पर दर्द हो रहा है? तब वो कहती है कि हाँ, और तब रे उसके पैरों में अपनी एनर्जी डालता है एंड उसके बाद उसे चलने के लिए कहता है एंड वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती है एंड अगले ही पल वो आराम से चलने लग जाती है एंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड रे से कहती है कि मुझे अब कोई भी दर्द नहीं हो रहा है एंड ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है। एंड तब रे हंसते उससे कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम चल सकती हो, तो अब हमें जाना चाहिए। एंड तब जियन शर्माते हुए उससे कहती है, क्या तुम सिटी तक मेरे साथ आ सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। तब रे कहता है कि ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं। एंड देन ऐसे ही वो साथ चलने लग जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो सिटी में पहुंच जाते हैं। एंड तब जियन उससे कहती है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? तब रे अपने मन में सोचता है क्या उसकी फैमिली उसके घर में वेट नहीं कर रही है एंड शायद से वो चिंता में भी होंगे। एंड वो उससे कहता है कि आज के लिए बहुत लेट हो गए, हम इसे बाद में करेंगे। तब जियन शर्माते हुए उससे कहती है कि तुम्हें फोर्स होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये बस ऐसा ही पूछा ताकि मैं तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक्स कह सकूं। एंड तब रे भी मान जाता है एंड वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तब जियन उससे कहती है कि तुम्हें याद है जब चोही संग तुम्हें बुली कर रहा था? तब रे कहता है कि हाँ, तो देखना बहुत ज्यादा परेशानी भरा था, मगर अब नहीं लगता कि चोही संग तुम्हें दोबारा से बुली करेगा। एंड तब रे उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए। तब जियन उससे कहती है कि आज का दिन तुम सीक्रेट रख सकते हो। तब रे उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तब जियन उसे बारबेक्यू देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड चलो जल्दी से इसे खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। एंड तब रे भी उसे थैंक्स करता है एंड वो खाने लग जाते हैं। एंड तब जियन उससे पूछती है कि मैं बहुत ज्यादा वंडर हूँ, क्या सच में तुम्हारी एंगेजमेंट हाफ फैमिली के साथ सेटअप हुई थी? मुझे माफ कर देना, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो तुम मत बताओ।
तब रे उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, बट ये सच है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम मैरिज करेंगे। एंड तब उसकी पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर योनजी से वो पूछ रहा था कि आखिर तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। तो वो पेंटिंग उसे दिखाते हुए कहती है कि ये हम है, कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे एंड हमारे पास एक डॉग भी होगा। तब रे उससे कहता है कि हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे। तब येनजी उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि जब हमारी शादी होगी तब तक मैं जिंदा रहूंगी एंड तुम्हें पता है मेरी बॉडी के बारे में। तब रे उसकी आंखें पोंछते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ भी नहीं होगा एंड मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब येनजी खुश होते हुए उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। एंड तब वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि तो ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। एंड प्रेजेंट में वो उससे कहता है कि येनजी ऐसी लड़की नहीं है जो कि मुझे धोखा देगी, मगर उसके पास वो पावर नहीं है कि वो अपने फैमिली के खिलाफ जाए एंड ऐसा लग रहा है कि ये हमारे किस्मत में ही था। तब जियन उससे कहती है तो ऐसा लग रहा है तुमने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज उसके साथ बनाई है। तब रे कहता है कि हाँ। एंड देन हमें हाफ फैमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ पर योनजी उसके फादर से कह रही थी कि डैड आखिर आपने एंगेजमेंट को कैंसिल क्यों किया एंड ये रे के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने डैड से कन्फ्रंट कर रही हो, वो भी एक आम बंदे के लिए, एंड ये डिसीजन मैंने तुम्हारे लिए लिया। तब येनजी उनसे कहती है ये बहुत ज्यादा नॉनसेंस है, ये आप बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दूसरे फैमिली के साथ मेरे थ्रू इन्फ्लुएंस बना सके। तब उसके डैड येनजी के थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो एंड येनजी उनसे कहती है कि मेरा एंगेजमेंट तोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं अब ये सब कुछ रे को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड उसके डैड पीछे से उससे कहते हैं आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, कम्युनिटी में कहा था कि 50 मिनट्स का होगा, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं बना पाया। घर में रिलेटिव्स आए थे। हाँ, बट नेक्स्ट पार्ट में 1 आवर का लाऊंगा एंड या जल्दी लाऊंगा। तो तब तक के लिए